क्लासिकल पोएट्स को ज़रूर पढ़ें। उन्हें फ़रामोश करने की शर्त पर कोई कामयाबी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो शायरी है वो उसकी बुनियाद में क्लासिकल होना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बड़े शायरों को नहीं पढ़ा अगर, तो हम बहुत ऊँची इमारत नहीं बना सकते हैं अपनी छोटी-सी बुनियाद पे। तो इस पहला मशवरा यही है, और ये तो कोई बहुत ख़ास मशवरा भी नहीं है। मैं समझता हूँ हर किसी समझदार या ज़हीन ज़रा भी अक्ल वाले आदमी से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि आप मीर को पढ़िए, गालिब को पढ़िए, मोमिन को पढ़िए, दाग को पढ़िए, अनीस को पढ़िए, इकबाल को पढ़िए, और ये पढ़ना भी चाहिए। लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ अपने जो हमासरीन हैं, जो हम असर शायर हैं, जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स हैं, उन पर भी नज़र रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IMA पॉडकास्ट, जहां कॉन्वर्सेशंस सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, थोड़े सोलफुल भी होते हैं। आज हमारे साथ हैं चिराग शर्मा जी, एक पोएट, राइटर, परफॉर्मर एंड कंटेंट क्रिएटर। From stages across India to the digital space, his words spark thought, emotion, love, and care. Sir, welcome to IMA. थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी शब्द के साथ कब और कैसे शुरू हुई? या कभी कोई ऐसा मोमेंट आपको ध्यान हो जब किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं? अ, एक मोमेंट तो ऐसा नहीं है ज़हन में, लेकिन हाँ, एक वक़्फ़ा है कि ये स्कूल के आखिरी दिनों का शायद वाक़या है, या वाक़या ना कह के हादसा कहूँ तो शायद बात ज़्यादा सच हो। लेकिन ये है कि चाव बहुत कम उम्र में आ गया था कि शायरी सुनना और याद करना, कविताएँ भी, लॉन्ग पोएम्स भी, वो याद करना, उन्हें हिफ़्ज़ करने का एक शौक़ था। वो पता नहीं कब वो शौक़ बढ़ता गया, बीमारी की तरफ फैलता गया, और वो लिखने पे आपको मजबूर कर देता है। तो जब वो बीमारी फैल गई तब पता चला। ओके। तो कोई किस क्लास में आपने पहली बार कविता लिखी थी या शायरी लिखी थी? देखिए, वाक़ई में जो लिख रहा हूँ मुझे अब भी शक है वो शायरी है या नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो कलम घसीटना शुरू कर दिया था, कागज़ सियाह करने लगा था, तो वो मेरे ख़्याल से 9वीं 10वीं क्लास में करने लगा था। ओके। 11वीं और 12वीं क्लास तक मुझे अच्छे से याद है कि एक जो बाकायदा गज़ल का ख़ाका होता है, बहर और अरूज़ का, जो हमारे यहाँ एक पूरा क्राफ़्ट है, जो पूरे एक उसका फ़ॉर्मूला है, उसके ज़ेरे साया आ गई थी गज़ल। सोबतें कुछ अच्छी नसीब हुई तकदीर से, तो उसका असर था कि कुछ जल्दी राह पे आ गए खराब होने की। तो आज के ज़माने में बीइंग अ शायर एज़ वेल एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, इन दोनों में आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, शायर का जो कंटेंट है वो शायरी ही है। अगर इसे आप डिजिटल मीडिया से या सोशल मीडिया से जोड़ के देखेंगे तो शायद वो सवाल का पस मंज़र बदल जाता है। लेकिन अगर हमसे कोई कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो यानी कि हम उसे शेर कहने के लिहाज से समझेंगे। तो शेर कहना तो एक बहुत ईमानदाराना अमल है, वो पूरी ज़िम्मेदारी का काम है। मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर का, फ़नकार का, मुसन्निफ़ का फ़र्ज़ यहाँ तक पूरा हो जाता है। उससे आगे का जो सफ़र है, वो उस पे फ़र्ज़ नहीं है। ओके। वो अगर कर रहा है अच्छी बात है, अपने फ़न को फ़रोग़ देना कोई ख़राब बात नहीं है। हर शख़्स चाहता है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसे सुनने वाले भी हों, एग्ज़ैक्ट। उसे समझने वाले भी हों। और ये तो इस जदीद दौर का, इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक तकाज़ा है, या हासिल है कि सोशल मीडिया ने हर शख़्स के हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज ला के रख दिया है। तो उसका इस्तेमाल करने से मैं गुरेज़ नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, उसे मकसद बना के मैं नहीं किया करता। तो जैसे डिजिटल दुनिया में वायरल होने के लिए लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वायरल होने के लिए लिखना और दिल से लिखना, इसमें क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि वायरल ये दोनों एक ऐसे रास्ता है, ये दोनों सड़कें आगे जाके मिल जाती हैं। अगर आप दिल से लिख रहे हैं तो आप उसी रास्ते पे ये सड़क खुलेगी जहाँ पे आप वायरल होने की नीयत से जा रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप अपना काम दिल से करते रहिए, और यकीन रखिए कुदरत के इंसाफ पर आप वायरल भी हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। लेकिन वायरल होना कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। अच्छा शेर कहना एक बहुत बड़ा मकसद है, और उसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल काम है। ओके। सर, राइटर्स ब्लॉक के बारे में हमने बहुत सुना है, पढ़ा है। तो राइटर्स ब्लॉक जब आता है, तब चिराग शर्मा जी क्या करते हैं? एक ही रास्ता बचता है उस वक़्त। सिर्फ़ आपके पास मुताले की रास्ता होता है, मुताला कहते हैं स्टडी करने को, अध्ययन करने को। ओके। तो इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है उस ब्लॉक को तोड़ने का। और ये बात सच है कि ऐसा एक वक़्त आता है, एक लम्हा-ए-इरफ़ान भी आता है शायर के ऊपर कि जब वो
इतना उसका जो ज़हन होता है वो इतना ज़्यादा ज़रख़ेज़ होता है, जिसे कहते हैं फ़र्टाइल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की फ़सलें करता है उस पर, अपनी मर्ज़ी की शायरी उससे दरियाफ़्त कर लेता है। उसी तरह से जब बहुत इस ज़मीन को जोत लिया जाए तो ये ज़मीन ज़रा बंजर होने लगती है। तो उस वक़्त सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस ज़मीन को दोबारा से इसमें खाद दी जाए। वो खाद मिलती है किताबों से। एग्जैक्ट। आप उस वक़्त स्टडी करें, हम्म। जितना अच्छा हो सके कंटेम्परेरी राइटर्स को पढ़ें, क्लासिकल राइटर्स को पढ़ें, उससे पहले अपने सब सीनियर्स को पढ़ें और उसे जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, वही एक दरवाज़ा खुलेगा आपको इस अंधेर अंधेरी नगरी से, इस से आग। बाहर निकलने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ ऐसी किताबें रिकमेंड करेंगे जो मतलब सबको समझ भी आए, कुछ इंस्पायरिंग शायरी हो? शायरी के हवाले से मुझसे कह रहे हैं तो पहला मशवरा मैं यही करूँगा नए लोगों से कि क्लासिकल पोएट्स को ज़रूर पढ़ें। उन्हें फ़रामोश करने की शर्त पर कोई कामयाबी आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि हमारी जो शायरी है वो उसकी बुनियाद में क्लासिकल होना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बड़े शायरों को नहीं पढ़ा अगर, तो हम बहुत ऊँची इमारत नहीं बना सकते हैं इतनी छोटी-सी बुनियाद पे। तो इस पहला मशवरा यही है और ये तो कोई बहुत ख़ास मशवरा भी नहीं है, मैं समझता हूँ हर किसी समझदार या ज़हीन ज़रा भी अक्ल वाले आदमी से आप पूछेंगे, तो वो कहेगा कि आप मीर को पढ़िए, गालिब को पढ़िए, मोमिन को पढ़िए, दाग को पढ़िए, अनीस को पढ़िए, इकबाल को पढ़िए और ये पढ़ना भी चाहिए लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ अपने जो हमासरीन हैं, जो हम असल शायर हैं, जो कंटेम्परेरी पोएट्स हैं, उन पर भी नज़र रखिए। ऐसा ना हो कि आप अपने ज़माने में ऑब्सोलीट नज़र आने लगें। एग्जैक्ट। तो ये मामला एक तवाज़ुन का है, पुल सिरात पे चलने जैसा काम है, लेकिन जारी रखें। अगर एक हिस्टोरिकल राइटर या शायर के साथ आपको चाय पर बैठने का मौका मिले तो वो कौन होंगे? हाँ, तो आपको चाय बाल्टी में मँगानी पड़ेगी, जी मुलाकात बहुत लंबी चलेगी, एक शायर से मेरा मन नहीं भरेगा, चाय कम पड़ेगी, आप चाय का इंतज़ाम ज़्यादा रखिएगा। हाँ, उस शायर से देखिए ये एक मुझे बड़ा अजीब-सा जवाब लगता है अमूमन ऐसे सवालों पर कि एक शायर का नाम ले देते हैं लोग, मुझे शक होता है कि कैसे ले देते हैं? हाँ। हमारी पसंदीदी का भी जो दायरा होता है वो इतना बड़ा होता है, अगर हमें एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्लेवर भी पोएट्री का पसंद है, तो उस फ्लेवर के अंदर भी सैकड़ों शायर आए हैं। ऐसा नहीं है उस तरह का एक ही शायर हुआ होगा। सैकड़ों सालों से, सदियों से शायरी हो रही है, तो उस दायरे में भी बहुत अच्छे-अच्छे शायर आए होंगे। अगर आप उस दायरे में से भी किसी एक शायर का नाम ले रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है आपने बाकियों को या तो पढ़ा नहीं है या फिर आपकी पसंदीदगी की वजह कुछ और है, सिर्फ शायरी नहीं। तो हाँ, बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनाऊँगा तो आपका पॉडकास्ट तो जल्दी अ लंबा हो जाए। लंबा हो जाएगा, इतनी जल्दबाज़ी में ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसका ईमानदारी से एक आध जवाब भी देता चलूँ। तो मैं दाग दहलवी से मुलाकात करने का बहुत ख़्वाहिशमंद हूँ। मैं इंशाअल्लाह ख़ान इंशा, जो मीर तक़ी मीर के वक़्त के एक शायर हुआ करते थे, उनसे भी मुलाकात करने का मुतमन्नी हूँ। ये जो दोनों शायरों का मैंने नाम लिया है, इनकी ख़ासियत ये थी कि इनकी शायरी में ज़बान का काम बहुत था और उर्दू शायरी में ज़बान की अपनी एक अहमियत है। बाकी जो दीगर ज़बानें हैं जो दुनिया भर की, उनमें जो शायरी हुई है उसमें कंटेंट की बहुत अहमियत है और होनी भी चाहिए, पोएट्री ले दे के कंटेंट ही है। लेकिन उर्दू शायरी में कंटेंट की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत क्राफ्ट की भी है। बात क्या कही जा रही है उससे ज़्यादा नहीं अगर, तो उतनी ही अहमियत रखती है कि बात कैसे कही जाए। तो ये अगर इसका नमूना आपको कोई खूबसूरत देखना है तो दाग दहलवी और इंशाअल्लाह खान इंशा और भी बहुत से शायर हैं जो इस सिलसिले के हैं, उन्हें पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और आपके साथ पॉडकास्ट हो और आपसे किसी शायरी सुनाने की हम गुज़ारिश ना करें, ये तो हो नहीं सकता और ऐसा होगा तो नाइंसाफ़ी होगी हमारे व्यूअर्स की, सुनाई दूँ। बिल्कुल आपके द्वारा लिखी हुई एक श एक मतला सुनाता हूँ पहले मैं आपको, फिर आप फ़रमाइश नहीं करेंगी तो एक आध और सुनाऊँगा। नहीं करें। मतला ये है कि नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं। नज़रें मिली, आपने देखा मैं इतनी देर से आपसे देख के बात नहीं कर रहा हूँ, कि नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, 2 काम एक साथ नहीं कर सकूँगा। तो ये मेरा ईमानदाराना इंकशाफ भी है और शेर तो है ही। अगर आप इजाज़त दें तो एक आध शेर और सुनाऊँ फिर मैं आपको और नहीं दें तब भी सुनाऊँ। तो एक मतला है कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। ओहो! वाह, वाह! और हम आशिक़े ग़ज़ल हैं तो मग़रूर क्यों ना हों, आख़िर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। गज़ब। शुक्रिया। तो दोस्तों ये था हमारा एक सोलफुल सफ़र विद चिराग शर्मा जी, जहाँ हर जवाब एक कविता की तरह था और हर बात एक नई शायरी की तरह।
Chirag sir, thank you so much for sharing your journey, your emotions and thoughts with such honesty and depth. Listeners, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर फॉलो करें IMA पॉडकास्ट चैनल और बनाते रहिए ऐसे ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस को और यादगार. Thank you so much. थैंक यू. Thank you so much, sir.